जीएस प्रैक्टिस की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इसमें अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दिल्ली सल्तनत से जो भी और भी आगे के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली भी क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। यानी कि बाजार विनिमय प्रणाली माने बाजार में जो भी प्रक्रियाएं होने वाली हैं लेन देन की, वो सारी प्रणाली किसके द्वारा सेट की गई थी, आरंभ की गई थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यह खिलजी वंश का खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली और किसी भी चीज़ का एमआरपी, किसी भी वस्तु की एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो मतलब कीमत कह लें, तो कीमत निर्धारित करने वाला व्यक्ति जो था किसी भी चीज़ का था वो अलाउद्दीन खिलजी। इसने कि कोई भी व्यक्ति मनमानी किसी चीज़ को न बेच पाए इसलिए बाजार विनिमय प्रणाली शुरू किया था। और कोई भी एमआरपी इसने निर्धारित की थी कि इतने में ही वो सामान बेचा जाएगा। और इसके अलावा इसने उन सारी चीज़ों को यानी कि कह सकते हैं कि जो इसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नाम के दीवान ए मुस्तखराज दीवान ए मुस्तखराज नाम के विभाग की स्थापना की थी। यानी कि बाजार से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें शुरू किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने इसके अलावा हुलिया दाग प्रथा भी शुरुआत की थी, हुलिया दाग प्रथा। ठीक है, और इसके अलावा कह सकते हैं कि जो अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार जो भी पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ों की शुरुआत इसने की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? यानी कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने फारस में यानी कि फारस देश में जो भी रीति रिवाज अपनाए जाते हैं उन सारी चीज़ों को अपने भी दिल्ली सल्तनत में अप्लाई किया था? तो वो था बलबन। ठीक है, बलबन जो था यह इसने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। इसका वास्तविक नाम बताया था हमने, बलबन, जो कि ये वज़ीर था किसका? नसीरुद्दीन महमूद का। और इसका जो उपाधि थी वो था उलूग खां, उलूग खां। ठीक है, इसके बारे में बताया गया था कि इसने कठोर नीति अपनाई थी जिसको लौह एवं रक्त नीति कहते हैं। लौह एवं रक्त नीति इसने अपनाया था, लौह एवं रक्त नीति को। इसके अलावा सिजदा व पैबोस प्रथा, सिजदा व पैबोस प्रथा माने कि झुक करके सुल्तान को नमस्कार करना और उसके अलावा उसके कदमों को चूमना, सिजदा और पैबोस प्रथा थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ये सारी चीज़ें की। आगे बढ़ते हैं। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता यानी कि 1301 से 20 के और 1399 के टाइमिंग की बात कर रहा है, इसी को बोला जाता है 14वीं सदी। जैसे आज के समय में चल रहा है 21वीं सदी, तो 21वीं सदी का मतलब है 2001 से लेकर के और ये जाएगा और 2099 तक। यानी कि जब तक ये 2100 हो नहीं जाता है, अगर 2100 हो जाता है तो उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद 22वीं सदी हो जाएगी। लेकिन ये 2001 से 2099 तक का समय कहलाता है 21वीं सदी। तो उस समय एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। ये पूछा है कहाँ से आया था, तो वो मोरक्को से आया था, जो कि पड़ता है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में। यानी अफ्रीका देश में एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, वहाँ पर आया था। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के टाइम में ये भारत आया था और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है मुसलमानों का जो कह सकते हैं न्यायिक फैसले लेने वाला व्यक्ति होता है, उसको कहा जाता है काजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था। तो ये इब्न बतूता आया था मोरक्को से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में बताया था मैंने कि इसमें 5 वंश थे। गुलाम वंश, और लास्ट वाला जो वंश था वो था, सबसे पहला गुलाम वंश था और लास्ट वाला वंश था लोदी वंश। ठीक है, लोदी डायनेस्टी। तो इसमें वही पूछा है कि अंतिम वंश कौन था, तो इसमें हो जाएगा गुलाम वंश, ये लोदी वंश हो जाएगा। ठीक है, ये वंश सही हो जाएगा। क्योंकि ये कोई वंश नहीं है, ये वंश है, ये भी वंश है, लेकिन ये इससे पहले पढ़ते हैं दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये खिलजी वंश का एक राजा था, तो उसने किसको भेजा था, यानी कि दक्षिण में विजय करने के लिए इसने किसको भेजा था। तो इसके बारे में पहले भी बताए थे कि इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, सिकंदर द्वितीय की, सिकंदर सेकंड की। और उसके बारे में स्टोरी बताई थी। इसने अपने एक गुलाम को, जिसका नाम था, उस गुलाम का नाम था मलिक कफूर, उस गुलाम को इसने क्या किया था, उसी दक्षिण विजय अभियान पर भेजा था, वारंगल अभियान पर। और ये जब जाता है लास्ट में वहाँ पे समुद्र देखता है तो उसको लगता है कि दुनिया यहीं पे ख़त्म है, इसलिए इस अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर घोषित कर देता है, यानी विश्व विजेता घोषित कर देता है, इसलिए यह सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। तो यही वह गुलाम था जो गया था दक्षिण अभियान पर। इस मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी, यानी क्योंकि इसको 1000 दिनार में, दिनार एक मुद्रा है, ठीक है, तो 1000 दिनार में इस अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीदा था, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मलिक कफूर को, गुलाम को, गुजरात से 1000 में खरीदा था, इसीलिए इस मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन, मनियरों का राजकुमार किसको कहा जाता है, यानी कि प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहते हैं। मनियर्स का मतलब होता है अत्यधिक धन वाले, ठीक है। तो इस जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बेसिकली इसके टाइमिंग में बहुत ज़्यादा चांदी उदी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, और उसकी जो मुद्रा भी चलती थी वह चांदी में ही चलती थी, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है मनियरों का राजकुमार, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके अलावा कुतुब मीनार, ठीक है, इसके अलावा और भी जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इन सब को किसने बनवाया था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में, और चूँकि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये है मस्जिद, ठीक है, एक प्रकार की मस्जिद है, तो उसको ध्यान में रखें। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन के बारे में आप पिछली क्लास में बहुत कुछ जान भी चुके होंगे, उनको देख लें। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग टोकन मुद्रा बनवाई थी, यानी कि इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, तांबा और पीतल मिला करके एक मुद्रा बनाई थी जिसको बोलते थे टोकन मुद्रा। तो किस देश से ये कॉपी करके इसने बनाया था, तो वो देश था चीन, यानी कि चीन का देख करके, चीन से कॉपी करके इसने उस टोकन मुद्रा को बनाया था। अगर इससे पहले मुद्रा के बारे में बात कर लें तो एक और ऑप्शन है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसके बारे में अगर हम देख लें तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार की मुद्राओं को चलाया था, एक थी चांदी की और एक थी पीतल की, पीतल की नहीं तांबे की, ठीक है। तो तांबे की और चांदी की इसने सिक्के चलवाया था। तो इसने इस चांदी के सिक्कों को टका नाम दिया था, टका, ठीक है, और इस तांबे के सिक्के को इसने जीतल नाम दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टका और जीतल नाम के 2 सिक्के किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने या सुल्तान ने चलवाए थे। तो टका और जीतल नाम के सिक्के चलवाया था इल्तुतमिश ने, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं और पहला सुल्तान के रूप में भी जानते हैं, फर्स्ट सुल्तान, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी इसने चीन से कॉपी करके ये सारी चीज़ें बनाई थी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। दिल्ली चूँकि उस समय एक केंद्र था तो उसकी स्थापना की थी तोमरों ने। उसी समय क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत से बहुत पहले प्राचीन भारत के टाइमिंग में तोमर वंश के राजाओं ने क्या किया था, इस दिल्ली शहर की स्थापना की थी। लेकिन पहले इसका नाम ठिल्ली हुआ करता था, ठीक है। फिर ठिल्ली से धीरे धीरे चेंज होते होते और बदला दिल्ली के रूप में, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 ईस्वी से और 1026 तक 14 बार आक्रमण किया। चूँकि यहाँ पे 14 बार ठीक है, 1027 तक टोटल
इसने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसमें 14 मेंशन किया है 1026 तक। तो वो शासक कौन था, तो इसके बारे में जानते होंगे आप, महमूद गजनवी, जिसने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा था। और इसका जो 1025 का जो 16वां आक्रमण है, यानी कि 16 नंबर का आक्रमण जो किया था, टोटल 17 बार किया था, लेकिन 16वीं बार आक्रमण किया था 1025 में। और इसने लूटा था गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। और ये बहुत इतिहास में फेमस है, सोमनाथ मंदिर वाला लूट, चूँकि किसने लूटा था, महमूद गजनवी ने। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अगर अंतिम सुल्तान देखें तो इसमें 5 वंश बताए थे। एक था तो पहला गुलाम वंश, और लास्ट वाला जो था वो था लोधी वंश। ठीक है, लोधी डायनेस्टी। तो कोई भी जो शासक होगा वो लोधी वंश का ही होगा, चूँकि इन तीनों के नाम में लोधी आ रहा है, ये तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो अगला जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, पहला और अंतिम। यानी कि इसके अलावा युद्ध में कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया था, कोई बेमौत इस तरीके से ही नॉर्मल तरीकों से ही सब मरे थे, लेकिन युद्ध में इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया था, और यहीं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। अगर तराइन के पहले युद्ध की हम बात करें तो ये तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, लेकिन मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो इसमें दिया है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, तो वो था मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में, तो ये भी होता है पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में। क्योंकि यहाँ से मोहम्मद गोरी हारता तो है लेकिन बच के भाग जाता है, और यहाँ पे फिर दोबारा 1192 में युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये सेकेंड वाले युद्ध में होता है, तराइन के दूसरे युद्ध में। लेकिन यहाँ बात किया प्रथम की, तो प्रथम वाले में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे और हारेगा कौन, मोहम्मद गोरी। ठीक है, अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।